नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एलन मस्क के साथ हुई एक बातचीत की गहरी पड़ताल करेंगे। हमारे पास उनकी एक लंबी बातचीत का सार है जो खास तौर पर भारत के युवा उद्यमियों के लिए थी। तो चलिए उनके दिमाग के अंदर झांकते हैं। और हमारा मिशन बिल्कुल साफ है। हम टेस्ला की गाड़ियों या स्पेसएक्स के रॉकेट के बारे में बात नहीं करने वाले। हम उन बड़े और कभी-कभी अजीब लगने वाले विचारों को समझने की कोशिश करेंगे जो इन सब के पीछे की असली वजह है। हम भविष्य, काम, चेतना और यहाँ तक कि जिंदगी के मतलब पर उनके विचारों की गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल, ये बातचीत टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा है। ये इस बारे में है कि मस्क टेक्नोलॉजी को मतलब इंसानियत के भविष्य के साथ कैसे जोड़ते हैं। हम ये देखेंगे कि एक्स, जिसे हम पहले ट्विटर के नाम से जानते थे, उसे लेकर उनका असली विजन क्या है और कैसे ये उनके बड़े दार्शनिक विचारों से जुड़ा हुआ है। तो चलिए इस सोच की गुत्थी को सुलझाते हैं। ठीक है, तो शुरुआत एक्स से करते हैं। मतलब सबके दिमाग में यही सवाल था। हाँ, कि आखिर क्यों दुनिया के सबसे अमीर आदमी ने एक सोशल मीडिया कंपनी क्यों खरीदी? ये कोई सिंपल बिजनेस डील तो नहीं लग रही थी। नहीं, और उनके हिसाब से तो ये बिल्कुल भी एक बिजनेस डील नहीं थी। मस्क का कहना है कि उनका मकसद ट्विटर को एक संतुलित और केंद्रवादी प्लेटफॉर्म बनाना था। एक तरह का ग्लोबल टाउन स्क्वायर जहां हर तरह की आवाज को जगह मिले। उन्हें लगा कि सैन फ्रांसिस्को में हेडक्वार्टर होने की वजह से ये एक खास विचारधारा की तरफ बहुत ज्यादा झुक गया था, जिसे वो बहुत ज्यादा वामपंथी कहते हैं। हाँ, उनका लक्ष्य से एक ऐसी जगह बनाना था जो किसी भी देश के कानूनों का पालन करे, लेकिन उससे आगे जाकर किसी एक पक्ष का समर्थन ना करे। लेकिन कई लोग कहेंगे कि ट्विटर खरीदने के बाद से तो ठीक इसका उल्टा हुआ है। ऐसा लगता है कि प्लेटफॉर्म पर एक खास तरह की आवाज ज्यादा मजबूत हुई है। क्या इस बातचीत में उन्होंने इस आलोचना पर कोई जवाब दिया? सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन उनका तर्क ये था कि वो फ्री स्पीच को ज्यादा से ज्यादा जगह देना चाहते हैं, जब तक कि वो किसी देश के कानून को ना तोड़ें। उनका मानना है कि पहले प्लेटफॉर्म पर सेंसरशिप बहुत ज्यादा थी और अब वो उसे खोल रहे हैं। पर हाँ, ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर बहस तो हमेशा चलती रहेगी, लेकिन उनके लिए ये सिर्फ पॉलिटिक्स से कहीं ज्यादा है। और यही वो एक बहुत ही बड़ा साइफाई जैसा आइडिया सामने रखते हैं, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ ह्यूमैनिटी या इंसानियत की सामूहिक चेतना। ये सुनने में बहुत भारी लगता है, इसे आसान भाषा में कैसे समझें? बिल्कुल, उनकी एनालॉजी बहुत अच्छी है। सोचिए, हमारे शरीर में खरबों कोशिकाएं हैं, मतलब सेल्स हैं, लेकिन वो सब मिलकर हम बनते हैं, है ना? एक सोचने समझने वाला इंसान। मस्क का मानना है कि 8 अरब इंसान भी टेक्नोलॉजी की मदद से एक तरह की सुपर चेतना बन सकते हैं। अच्छा। उनका कहना है कि एक इंसान अकेले स्पेसशिप नहीं बना सकता, लेकिन इंसानों का एक समूह बना सकता है। और अगर उस समूह के बीच जानकारी का प्रवाह यानी इंफॉर्मेशन फ्लो बेहतर और तेज हो जाए तो वो समूह और भी कमाल की चीजें कर सकता है। तो एक्स इस सुपर चेतना का एक तरह का टूल है, जैसे हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक, यही बिल्कुल सही पकड़ा। उनका विजन है कि एक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जहां भाषा की दीवारें टूट जाए। हाँ, टूट जाएं। जहां ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन इतना अच्छा हो जाए कि जापान में बैठा कोई व्यक्ति भारत में बैठे किसी व्यक्ति से अपनी भाषा में बात कर सके और दोनों एक दूसरे को तुरंत समझ सकें। जब दुनिया के अरबों दिमाग इस तरह से जुड़ जाएंगे तो जो नई सोच और नया आइडियाज पैदा होंगे, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये इंसानियत का एक अपग्रेडेड वर्जन होगा। तो एक्स से हम सामूहिक चेतना पर पहुंचे। अब सवाल ये है कि इस जुड़ी हुई अपग्रेडेड इंसानियत का भविष्य हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर डालेगा? सुना है कि मस्क ने काम यानी वर्क को लेकर कुछ बहुत चौंकाने वाली भविष्यवाणियां की हैं। हाँ, और ये शायद सबसे बड़ा आइडिया है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। उनका कहना है कि अगले 20 साल से भी कम समय में, शायद 10 से 15 साल के अंदर ही काम करना एक विकल्प होगा। एक विकल्प? हाँ, एक शौक की तरह। एआई और रोबोटिक्स इतनी तरक्की कर लेंगे कि वे हमारी जरूरत की हर चीज और हर सेवा बना सकेंगे। एक मिनट, इस पे रुकते हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि कोई काम नहीं, आराम ही आराम। लेकिन क्या ये डरावना नहीं है? सदियों से इंसान की पहचान उसके काम से जुड़ी रही है। आप क्या करते हैं, ये दूसरा सवाल होता है जो हम किसी से मिलते हुए पूछते हैं। सही बात है। अगर काम ही नहीं रहेगा तो लोग अपनी जिंदगी को मतलब कैसे देंगे? क्या मस्क इस पर भी कुछ कहते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है और मस्क भी इसे मानते हैं। उनका कहना है कि ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव होगा। जब आपको जिंदा रहने के लिए काम करने की जरूरत नहीं होगी तो आप वो काम करेंगे जो आपको सच में पसंद है।
जैसे कोई पेंटिंग करेगा, कोई रोबोट्स के साथ कुछ नया बनाएगा, कोई बस दुनिया घूमेगा। हाँ, काम एक मजबूरी नहीं बल्कि खुद को व्यक्त करने का एक तरीका बन जाएगा। उनके शब्दों में भविष्य में हर किसी के पास एक अलादीन जीनी होगा जो आपकी हर इच्छा पूरी कर देगा। ठीक है, मान लेते हैं कि काम वैकल्पिक हो गया, लेकिन फिर पैसे का क्या होगा? अगर कोई काम नहीं कर रहा तो कोई कमाएगा भी नहीं, अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी? यहीं पे उनका विचार और भी रेडिकल हो जाता है। मस्क का मानना है कि ऐसे भविष्य में जब हर किसी के पास हर चीज की बहुतायत होगी, यानी पोस्ट स्कैरसिटी दुनिया में, तो पैसे का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा? हाँ, जब आपको जो चाहिए वो मिल सकता है तो पैसे का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। उनके अनुसार उस दुनिया में असली करेंसी ऊर्जा यानी एनर्जी होगी। पैसे का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा, ये तो बहुत दूर की बात लगती है। लेकिन उन्होंने एक बहुत करीबी भविष्यवाणी भी की है, कुछ मंदी या डिफ्लेशन के बारे में। हाँ, और ये अगले 3 सालों के लिए है। उनका मानना है कि हम एक डिफ्लेशनरी दौर में जा सकते हैं। डिफ्लेशन यानी कीमतों का गिरना। आमतौर पर तो हम महंगाई मतलब इन्फ्लेशन की बात करते हैं, जहाँ चीजें महंगी होती हैं। डिफ्लेशन इसका ठीक उल्टा है। ये अच्छा क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि अगर लोगों को पता हो कि कल कार या फोन सस्ता हो जाएगा तो वो आज खरीदना बंद कर देंगे, वो इंतजार करेंगे। और इससे पूरी अर्थव्यवस्था रुक सकती है। बिल्कुल, क्योंकि डिमांड खत्म हो जाती है। मस्क का तर्क ये है कि एआई और रोबोटिक्स इतनी तेजी से चीजें बनाएंगे कि सामान की मात्रा पैसे की मात्रा से ज्यादा हो जाएगी, जिससे हर चीज की कीमत गिरने लगेगी। ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक शिफ्ट है। ही है, और अगले 3-5 सालों में डिफ्लेशन आ सकता है। तो भारत में जो नए स्टार्टअप्स बन रहे हैं, उनके लिए इसका क्या मतलब है? क्या उन्हें अपना बिजनेस मॉडल पूरी तरह से बदलना पड़ेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसका मतलब है कि सिर्फ ग्रोथ पर फोकस करने वाले मॉडल्स शायद काम ना करें। कंपनियों को असल में कैश फ्लो और प्रॉफिटेबिलिटी पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। ऐसे माहौल में जहां चीजों की कीमत बढ़ नहीं रही बल्कि घट रही है, बिजनेस चलाना बिल्कुल अलग खेल होगा। ये उन सभी उद्यमियों के लिए एक चेतावनी है कि आने वाला समय वैसा नहीं होगा जैसा पिछला दशक था। तो एक्स से हम सामूहिक चेतना पर पहुंचे और चेतना से हम काम और पैसे के भविष्य पर। ये सब दिखाता है कि टेक्नोलॉजी समाज को कैसे बदल सकती है। लेकिन मस्क यही नहीं रुकते हैं ना, वो इन सब को एक और भी गहरे सवाल से जोड़ते हैं कि हमारी ये असलियत, ये ब्रह्मांड है भी या नहीं। और यहाँ बातचीत पूरी तरह से फिलोसॉफिकल हो जाती है। वो सिमुलेशन थ्योरी पर आते हैं। उनका मानना है कि इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि हम सब एक सिमुलेशन में जी रहे हैं। ये सोचकर ही दिमाग घूम जाता है। मतलब ये पूरी बातचीत, हमारी दुनिया, हमारा अस्तित्व सब किसी और की बनाई हुई एक बहुत ही एडवांस्ड वीडियो गेम हो सकती है। और वो कहते हैं कि इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। ये मानना बहुत मुश्किल है, लेकिन उनका तर्क वीडियो गेम्स की तरक्की पर आधारित है। वो कहते हैं 50 साल पहले हमारे पास पोंग था, 2 रेक्टेंगल और 1 स्क्वायर। आज हमारे पास फोटो रियलिस्टिक 3D गेम्स हैं जिन्हें लाखों लोग एक साथ खेलते हैं। अब सोचिए, अगर हम इसी रफ्तार से तरक्की करते रहे तो अगले 1000 साल में क्या होगा, या 10 लाख साल में? हम सोच भी नहीं सकते। हाँ, भविष्य में ऐसे लाखों करोड़ों गेम्स होंगे जिन्हें असलियत से अलग पहचानना नामुमकिन होगा। तो इस बात की क्या गारंटी है कि हम पहले से ही किसी के बनाए ऐसे गेम में नहीं हैं? और फिर वो एक और अजीब बात कहते हैं, सबसे दिलचस्प परिणाम की संभावना सबसे ज्यादा होती है। द मोस्ट इंटरेस्टिंग आउटकम इज द मोस्ट लाइकली। इसका क्या मतलब हुआ? ये उनकी थ्योरी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। उनका तर्क है कि अगर कोई बहुत ही एडवांस सभ्यता सिमुलेशन बना रही है तो वो बोरिंग सिमुलेशन क्यों चलाएगी? वो उसे बंद कर देगी। वो सिर्फ उन्हीं सिमुलेशंस को चलने देगी जो दिलचस्प हों, जहाँ कुछ अप्रत्याशित हो रहा हो। मतलब जैसे हम कोई बोरिंग मूवी बीच में ही बंद कर देते हैं, वैसे ही अगर हमारी दुनिया बोरिंग हो गई तो हो सकता है कि सिमुलेशन का प्लग खींच लिया जाए। बिल्कुल, इसलिए दिलचस्प बने रहो, यही शायद अस्तित्व का राज हो सकता है। वो उदाहरण देते हैं कि टेस्ला और स्पेसएक्स में भी जब वो सिमुलेशन चलाते हैं तो वो उन नतीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं जो सबसे अजीब और दिलचस्प होते हैं, क्योंकि सामान्य नतीजों के बारे में तो वो पहले से ही जानते हैं। तो शायद हमारा ब्रह्मांड इसीलिए मौजूद है क्योंकि ये हमारे बनाने वालों के लिए दिलचस्प है। ठीक है, अगर हम ये मान भी लें एक पल के लिए कि हम एक सिमुलेशन है, तो इन सब का क्या मतलब है? जीवन का उद्देश्य क्या है? अगर सब कुछ पहले से प्रोग्राम्ड है तो हमारी कोशिशों का क्या फायदा?
यहीं पे मस्क हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी किताब का जिक्र करते हैं। उनका निष्कर्ष ये है कि असल चुनौती जवाब खोजना नहीं बल्कि सही सवाल पूछना है। उस किताब में एक सुपर कंप्यूटर सालों की मेहनत के बाद जीवन का अंतिम जवाब देता है 42। लेकिन किसी को यही पता ही नहीं होता कि सवाल क्या था जिसका जवाब 42 है। तो पॉइंट ये है कि जवाब का कोई मतलब ही नहीं अगर आपको सवाल ही ना पता हो। ठीक है, मस्क कहते हैं कि ब्रह्मांड के बारे में सही सवाल पूछने के लिए हमें चेतना का विस्तार करने की जरूरत है। हमें और ज्यादा जानना होगा और ज्यादा समझना होगा, और यहीं आकर उनकी सारी कोशिशें एक साथ जुड़ जाती हैं। चाहे वो एक्स के जरिए मानवता की सामूहिक चेतना को बढ़ाना हो, या फिर जनसंख्या बढ़ाने पर उनका जोर हो, या स्पेस एक्स के जरिए मलाता को मल्टी प्लैनेटरी बनाना हो, इन सब का एक ही मूल मकसद है, इंसानियत की चेतना के दायरे को इतना बड़ा करना कि हम ब्रह्मांड के बारे में बेहतर और गहरे सवाल पूछ सकें। तो आज की इस बातचीत से ये साफ है कि एलॉन मस्क सिर्फ रॉकेट्स और गाड़ियां नहीं बना रहे हैं। वो बस एक इंजीनियर या बिजनेसमैन नहीं है, वो एआई से चलने वाले एक ऐसे भविष्य की नींव रख रहे हैं जहां इंसानियत का मकसद सर्वाइवल या काम करने से बदलकर चेतना का विस्तार करना हो सकता है और ब्रह्मांड के असली स्वभाव को समझना हो सकता है। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं जो इन सब आइडियाज को एक साथ बांधता है। मस्क कहते हैं कि अगर हमें एक सुरक्षित एआई बनाना है तो ये जरूरी है कि वो सत्य, सौंदर्य और जिज्ञासा, मतलब ट्रूथ, ब्यूटी एंड क्यूरियोसिटी जैसे मूल्यों को सबसे ज्यादा महत्व दे। अगर हम ये मान लें कि हम खुद एक सिमुलेशन में हैं, तो इसका क्या मतलब होगा अगर हमारे बनाने वालों ने हमें भी इन्हीं मूल सिद्धांतों के साथ प्रोग्राम किया हो? क्या हम किसी और के सिमुलेशन में वो एआई हैं जिसे इन मूल्यों के जरिए गाइड किया जा रहा है? सोचने